गुड इवनिंग सभी को। विज्ञान की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य है जितने भी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके विज्ञान के जितने भी प्रश्न आते हैं वह लगभग सब सही जाएं, सारे तो नहीं लेकिन लगभग बहुत सारे सही जाएं। हमने इस सीरीज़ को ऑब्जेक्टिव ही रखा है क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव तो बहुत सारा पढ़ लिया है। इस डिस्क्रिप्टिव के बाद क्या बचता है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद आप कितने प्रश्न कर पाते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह साइंस के क्वेश्चन है वह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अलावा रीट लेवल 1 के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, साथ में रीट लेवल 2 साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कांस्टेबल पटवार इसके लिए उपयोगी तो है ही। आज हम क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक लेवल से। प्रश्नों की संख्या भी हमने बहुत कम ली है क्योंकि पहली ही क्लास है, आपको पसंद आए कि नहीं आए, आए तो ही आगे बढ़ाएंगे इसको। और आज हमने टॉपिक रखा है ध्वनि। ध्वनि से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। आज भाग 1 ले रहे, कल भाग 2 में ध्वनि को हम पूरा करेंगे। ध्वनि क्या होती है आपको पता ही होगा। ध्वनि क्या है, तो ध्वनि किसी माध्यम में विक्षोभ से उत्पन्न होती है, अर्थात माध्यम में विक्षोभ के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और ध्वनि है वह तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। अब हम प्रश्न पे आते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 25 प्रश्न कौन कौन से हैं हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन इनके उत्तर ज़रूर याद रखें। सबसे पहली बात करें, ध्वनि का पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, 4 ऑप्शन है आपका, वायु में, दूसरा है द्रव में, तीसरा है धातु में और चौथा है निर्वात में। तो यहाँ समझ लें, ध्वनि का वेग है वह ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद द्रव में उससे कम होता है और सबसे कम वेग है ध्वनि का वह वायु में होता है। तो इस ऑप्शन में चले अपन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो यहाँ पे धातु इंपॉर्टेंट है, धातु सही है तो पहले का सही हो जाएगा धातुओं में। अब इसी को क्रमानुसार जमाए जाए तो धातु सबसे पहले आएगा, उसके बाद द्रव आएगा और तीसरे नंबर पे आएगा वायु। और निर्वात में ध्वनि है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पहला प्रश्न, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है किसमें, धातु में। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। दूसरा प्रश्न क्या कहता है वो समझ ले। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है। ऑप्शन है आपके सामने 4। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के बाद आता है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के बाद है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बाद है प्रेषित्र। बहुत सारे ने जवाब सही दिया है, पहले से ही पता है इनको। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है माइक्रोफोन। यहाँ पूरा सेट होता है, माइक्रोफोन के साथ एक लाउड स्पीकर जुड़ा होता है। माइक्रोफोन है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और साथ में लाउड स्पीकर है उसी विद्युत ऊर्जा को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि लाउड स्पीकर है वह उसी विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े तो तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, यानी कि ध्वनि है उसका वेग किस पर निर्भर करता है, ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि के स्वरूप पर, ध्वनि के तरंग दैर्घ्य पर, या चौथा है सभी पर। तो सभी कहीं ऑप्शन आ जाता तो आपके चेहरे खिलने नहीं चाहिए, आजकल सभी सही नहीं होता है। ध्वनि का वेग है वह ध्वनि की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरे का 3। ध्वनि का वेग है वह ध्वनि की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा प्रश्न है वह आपको इनमें से एक असत्य कथन का पता लगाना है। कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन है इसमें। पहला कथन है हृदय अवश्रव्य ध्वनि पर कंपन करता है। दूसरा कथन है मैक संख्या का संबंध ध्वनि की गति से है। तीसरा कथन है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चौथा है ध्वनि विरल माध्यम में सरलता से गति करती है। अब देखिए 4 ऑप्शन है। अब चारों में हृदय के बारे में भी आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको याद रखना है
कि हृदय है वह 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि पर कंपन करता है, अर्थात अवश्रव्य ध्वनि होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है मैक संख्या, इसका संबंध है वह ध्वनि की गति से है। मैक 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक आपने सुना होगा। जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं उनकी गति है वो इसमें ही मापी जाती है। आगे हम अगली क्लास में मैक संख्या क्या होती है उसको भी विस्तृत पढ़ेंगे। अगला है पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, अर्थात 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो बिल्कुल 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज तक तो श्रव्य है, इसके ऊपर पराश्रव्य और इससे नीचे होती है वो अवश्रव्य होती है। तो चौथा ही ऑप्शन बचा कि ध्वनि विरल माध्यम में सरलता से गति करती है। तो ये असत्य कथन है, इसको भी जरूर याद रखें, लेकिन इसका एक ऑब्स्टेकल भी है जिसको हम पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इस पांचवें प्रश्न को भी आपने उत्तर दे दिया होगा पढ़ते ही। सागर की गहराई को मापने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कहीं न कहीं आपने सुना होगा एक यंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन वो यंत्र है वह किस टेक्निक पे काम करता है? सबसे पहला है इको साउंडिंग पर, दूसरा है बेल साउंडिंग पर, तीसरा है मेगा साउंडिंग पर, या चौथा है इंफ्रा साउंडिंग पर। तो सीधा सीधा उत्तर है इस पांचवे का कि सागर की गहराई को मापने के लिए जो यंत्र है वह इको साउंडिंग टेक्निक पर काम करता है। छठे प्रश्न की ओर बढ़े। छठा प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पे है। टीवी का जो रिमोट होता है वह टीवी का रिमोट है वह इनमें से किस पर काम करता है? पहला है प्रकाश तरंगों पर, दूसरा है ध्वनि तरंगों पर, तीसरा है अवरक्त तरंगों पर, चौथा है रेडियो तरंगों पर। ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्वनि चैप्टर पढ़ रहे तो इसका उत्तर ध्वनि नहीं है, ज़रूर याद रखें। इंफ्रारेड वेव्स होती है उसके आधार पर ही ये रिमोट काम करता है। तो छठे का उत्तर है टीवी का रिमोट है वह अवरक्त तरंगों पर कार्य करता है। छठा क्वेश्चन आप जरूर याद रखें। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़े तो सातवां क्वेश्चन है वो छठी सातवीं में कई बार पूछा गया और इसको आंख मीच के आप सही कर देंगे। सातवां क्वेश्चन है चमगादड़ की ध्वनि होती है, मतलब चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? श्रव्य, दूसरा है अवश्रव्य, तीसरा है पराश्रव्य और चौथा है अवध्वनिक। तो डेफिनेटली चमगादड़ है वह पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। सातवां क्वेश्चन इतना कठिन नहीं था। आठवें क्वेश्चन की ओर चले। आठवां क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखें, जब एक तरंग, कोई भी एक वेव है, साउंड वेव या कोई भी वेव है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह परिवहन करती है। मतलब अपने साथ क्या ले जाती है? एक वेव है वो अपने साथ क्या ले जाती है? पदार्थ का परिवहन करती है, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, या सभी का? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह हमेशा ऊर्जा का परिवहन करती है। एनर्जी जैसे जैसे लॉस होती है उसकी लेंथ भी कम होती जाती है। तो एक तरंग दूसरे स्थान पर जाती है तो अपने साथ ऊर्जा का परिवहन करती है। नौवां क्वेश्चन, नौवां भी आपको आता है। बेल आपने नाम सुना होगा। नौवां क्वेश्चन देख लें। बेल किसकी इकाई है? बेल किसकी इकाई है? ऑप्शन इसके हैं 4। सबसे पहला है, ध्वनि तो संबंधित है लेकिन ध्वनि में भी किसकी इकाई है? तो पहला ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता का, ध्वनि की पिच का, ध्वनि की तरंग देरी का, या ध्वनि प्रदूषण की। प्रदूषण पे सीधा नहीं जाना है। बेल है वह ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई है, लेकिन बेल बहुत बड़ा मात्रक है। इसको छोटा करने के लिए इसको डेसिबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बेल और डेसिबल दोनों ही ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, ज़रूर ध्यान रखें। तो नौवां क्वेश्चन ये था। फटाफट 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं फिर पढ़ लेता हूँ। गर्भस्थ शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है। एक बालक है जो माँ के पेट में पल रहा है तो उसके विकास की जानकारी के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का, गामा किरणों का, अल्ट्रासाउंड का, या इंफ्रासाउंड का। तो आपने कई बार हॉस्पिटल्स में जाके देखा होगा अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी या अल्ट्रासाउंड तकनीक है, उसके द्वारा ही सोनोग्राफी की जाती है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का। बिल्कुल याद रखें। 10 क्वेश्चन हो गए। 11वें क्वेश्चन की ओर बने। 11 क्वेश्चन है वो आपने बहुत कम सुना होगा। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए भी कम से कम 10 मिनट चाहिए, लेकिन अगली क्लास में ज़रूर समझाएंगे।
आपने बांसुरी देखी होगी, सितार देखे होंगे, गिटार देखे होंगे, सब ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है किसी क्वेश्चन एग्जाम में, एक और बंद और दूसरी और खुली पाइप, एक तरफ तो उसका मुंह बंद है और एक तरफ उसका मुंह खुला है, आप उसमें फूंक मारिए। अब यह पाइप किस प्रकार की ध्वनि देगी? अवस्पंद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन है। सभी हार्मोनिक्स होंगे, सभी सम हार्मोनिक्स ध्वनि आएगी, इसके बाद है सभी विषम हार्मोनिक्स, और चौथा है कोई हार्मोनिक्स उत्पन्न नहीं करेगी। तो एक ओर से खुली और एक ओर से बंद पाइप है, उसमें आप फूंक मारेंगे तो सभी विषम हार्मोनिक्स है वही उत्पन्न होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर ध्यान से देखें। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं, ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो उसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं उस ध्वनि के आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्घ्य से, या ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। आपको क्या लगता है? तो आपको ऊपर वाले 3 में से एक लगता होगा, लेकिन इसका ऑप्शन है चौथा, ओवर ट्यून होती है, ओवर ट्यून उसी को ही अधिस्वर बोला जाता है। तो एक ध्वनि का स्रोत कितना दूर है उसका पता है, वह उस ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से ही लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम 1-2 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान हेतु एवं ऋजु लेखन के लिए प्रयुक्त होता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की है और उसका ऋजु लेखन आपको और अगली कक्षा में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस यंत्र का प्रयोग होता है? राडार का, सोनार का, दोनों का, या दोनों में से कोई नहीं? तो इसमें 2 ऑप्शन है, रडार और सोनार। तो यहाँ पे सोनार है वो सही ऑप्शन है। ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए सोनार का उपयोग होता है, रडार का नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न वो कांस्टेबल एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, और भी विस्तृत बात करेंगे वो कल का अगला टॉपिक है उसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 14 बोर्ड पे, MRI स्कैन। MRI स्कैन होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में पहला है ध्वनि तरंगों का, दूसरा है एक्स किरण का, तीसरा है पराश्रव्य तरंग, और चौथा ऑप्शन है इसमें चुंबकीय तरंग। तो एक MRI स्कैन होता है, इसमें पहला ही वर्ड है मैग्नेटिक वर्ड आया, इसलिए इसमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय तरंगों का उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 15वां क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसको तो रट के ही रखना है कि ये जितनी भी घटनाएं हैं, विवर्तन पहला ऑप्शन, दूसरा है ध्रुवण, तीसरा है परावर्तन, और चौथा है व्यतिकरण। ध्वनि तरंगों में कभी भी ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती। अब ध्रुवण क्या होता है? तो आप पूरे विस्तृत नॉलेज को पढ़ चुके हैं, संस्थान में भी पढ़ चुके हैं, कई और भी ऑनलाइन वीडियोस मिलते हैं उसमें भी पढ़ चुके हैं, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि ध्रुवण की क्रिया है वो कभी भी ध्वनि तरंगों में नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें, ध्वनि नहीं गुजर सकती। इनमें से ध्वनि है वो कहाँ नहीं गुजर सकती? बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, आप जिस पे जा रहे हैं, कुछ लोगों के, सबका तो नहीं है, लेकिन ध्वनि है वह भारी घनत्व वाले धातुओं में नहीं गुजर सकती, कम घनत्व वाले धातुओं में नहीं गुजर सकती, अधिक घनत्व वाली गैस में नहीं गुजर सकती, या निर्वात में। तो डेफिनेटली निर्वात में कभी भी ध्वनि नहीं गुजर सकती। ऊपर वाले 3 पॉइंट है, उसमें किसी में ध्वनि की गति अधिक होगी, किसी में कम होगी, लेकिन निर्वात में ध्वनि कभी गमन नहीं करेगी, क्योंकि निर्वात यानी कि वायु है ही नहीं, माध्यम है ही नहीं, और बिना माध्यम के ध्वनि है वह कभी भी गमन नहीं करती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, 17वां। ये प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर हार्टबीट जो मापते हैं, स्टेथोस्कोप है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्शन देखेंगे आप तो थोड़े अजीब लगेंगे, उसमें से अजीब में से ना ढूंढें, सीधा सीधा इसका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धारा का ध्वनि में रूपांतरण, दूसरा है ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन, या चौथा है ध्वनि का ध्रुवण।
तो सीधा सीधा ऑप्शन है स्टेथोस्कोप होता है वह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात ध्वनि टकरा के वापस लौट आती है, ये ध्वनि का परावर्तन होता है। तो 70वें का सही ऑप्शन हो गया 3, ध्वनि का परावर्तन। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो ये 18 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसका उत्तर अभी देख लें, इसकी व्याख्या हम बाद में करते रहेंगे। 18वां क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है। अब इस प्रकार का रेलगाड़ी का आवाज इधर उधर होना, इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो सीधा एक उत्तर कर देना डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है ये भी आप विस्तृत कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, अभी इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन रेलगाड़ी की सीटी की आवाज इधर उधर होना तो डॉपलर प्रभाव है, वह आपका सही उत्तर होगा। तो 18वें प्रश्न का उत्तर हो गया डॉपलर प्रभाव। 19वां प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है, 19वां आपकी स्क्रीन पे है। 19वां प्रश्न ये कहता है दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं। दूरदर्शन के जो ध्वनि संकेत होते हैं टीवी के, यहाँ पे बात कर ली है ऑडिबल, ठीक है ना, ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, वह किस प्रकार के होते हैं। तो आयाम मॉड्यूलित पहला ऑप्शन, दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलित, तीसरा है अमॉड्यूलित या चौथा है वेग मॉड्यूलित। देखिए कोई भी तरंग है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ही मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वर्ड आता है और इसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति मॉड्यूलित। ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वह आवृत्ति मॉड्यूलित होते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2 सही हो जाएगा 19वें का। 20वें प्रश्न की ओर बढ़े, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, आप देख के उत्तर दे सकते हैं। शोर को किस में मापा जाता है। यहाँ शोर का मतलब अल्टीमेटली ध्वनि से ही है। ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, वॉट में तो होता ही नहीं, वॉट तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। बेल, डेसिबल, कौन सा होना चाहिए, तो चौथे में जाएंगे 2 और 3 दोनों ही सही है। बेल में भी ध्वनि मापी जाती है तीव्रता, और डेसीबेल में भी मापी जाती है। बेल बहुत बड़ा मात्रक है और डेसीबेल है वो उससे छोटा मात्रक है। डेसी मीटर, डेसी, ऐसी इस प्रकार से आपने मात्रक सुने होंगे गणित में, तो डेसी 10 का फ्रैक्शन होता है। तो ध्वनि को या शोर को मापने के लिए बेल भी यूज होता है और डेसीबेल भी यूज होता है, दोनों ही याद रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 सही है। नेक्स्ट बात करें 21वां प्रश्न, किस स्तर से ज़्यादा की ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। ये विज्ञान का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक WHO का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, WHO वाली कल बात करेंगे अपन। इनमें से किस स्तर से ज़्यादा की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है या ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। 4 ऑप्शन है, 30 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल या 120 डेसिबल। तो साइंस कहती है 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि, 80 या 80 से ज़्यादा है वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। तो ध्वनि प्रदूषण है उसका जो क्रांतिक सीमा है वह 80 डेसिबल है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 80 डेसिबल। 21वां प्रश्न। 22वें प्रश्न की ओर बढ़े। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है। वेवलेंथ सबकी ज़्यादा, तरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृश्य किरणें या रेडियो तरंगें जो भी होती है, तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है चौथा, रेडियो तरंगें हैं उनकी तरंग लंबाई है वह सबसे ज़्यादा होती है। 22वां प्रश्न है तो ऑप्शन होगा 4 सही है। 23वें प्रश्न की ओर जाएं। 23वां उतना ही इंपॉर्टेंट है, साउंड से रिलेटेड ही है। ध्वनि की तीव्रता की वह डेसिबल में अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, मतलब कान उसका सहारा नहीं देंगे। तो ध्वनि की अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, पहला है 50 डेसिबल, दूसरा है 70 डेसिबल, तीसरा है 85 डेसिबल और चौथा है 95 डेसिबल। तो इसमें 95 डेसिबल है वह क्लाइमैक्स है इसका ध्वनि को सुनने का। तो 23वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वें का अब अगला क्वेश्चन है 24वां, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि का तारत्व है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है या तीव्रता पर निर्भर करता है या वेग पर निर्भर करता है या फिर आयाम पर निर्भर करता है। तो जो ध्वनि का तारत्व है
वह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल याद रखें, तारत्व है वह हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करेगा। 24वां क्वेश्चन एक सही है। 25वें क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। 25वां क्वेश्चन सीधा सीधा इस बुक में मिल जाएगा आपको किस प्रकार की तरंग है, लेकिन उसमें दो रूप आएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि तरंग है तो किस प्रकार की तरंग है। तो यहां समझे ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। पहला ऑप्शन है आपका अनुदैर्घ्य या यांत्रिक तरंग है, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग है, अप्रगामी तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ध्वनि है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकार की तरंगों के रूप में जानी जाती है। इसमें समझें ध्वनि है वह अनुदैर्घ्य या यांत्रिक तरंग है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। लेकिन जब ध्वनि ठोस और द्रव में गति करती है तब यह अनुप्रस्थ तरंग भी होती है और अनुदैर्घ्य तरंग भी होती है। अगर ये प्रश्न ऐसा आए, सिर्फ ये अभी लिखा है वैसा आए, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य या यांत्रिक तरंग है। लेकिन ठोस और द्रव में एक पॉइंट जोड़ दे तब वहां अनुप्रस्थ भी है और अनुदैर्घ्य भी है। अब ध्वनि है वह किस पर निर्भर करती है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग है वो माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। इसको समझ लें, माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी ज़्यादा होगी ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी ज़्यादा होगी ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगा, और माध्यम का घनत्व है जितना अधिक होगा ध्वनि का वेग कम होगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। अगली कक्षा में कल फिर मिलेंगे।